हेलो एवरीवन, वेलकम टू सक्सेस विद राय एकेडमी। 11 दिसंबर 2020 के दैनिक जागरण के राष्ट्रीय संस्करण को आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले नेशनल न्यूज़, दो नेशनल न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है रक्षा मंत्री ने चीन को दी संयम की नसीहत, और दूसरी न्यूज़ है 4 साल में 4 बार हो सकती है जेईई मेंस परीक्षा। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आसियान देशों के रक्षा मंत्रियों की बैठक में चीन को संयम बरतने का परोक्ष संदेश दिया है। उन्होंने कहा कि आसियान और उसके साझेदार देशों को आपसी विश्वास और भरोसे को कायम रखना चाहिए। ऐसी गतिविधियों और कार्यवाही से बचना चाहिए जिससे मामला जटिल हो जाए और पूरे क्षेत्र में चिर शांति लाने में लंबा समय लग जाए। वियतनाम में गुरुवार को आसियान और उसके साझेदार देशों के रक्षा मंत्रियों की सालाना बैठक को वर्चुअल रूप से संबोधित करते हुए राजनाथ सिंह ने इस बात को कहा है। रक्षा मंत्री ने हिंद प्रशांत महासागर क्षेत्र में राष्ट्रों की संप्रभुता का सम्मान करते हुए खुले और समावेशी व्यवस्था बनाए रखने के भारत के रुख को फिर से साफ किया। इतना ही नहीं, समुद्री क्षेत्र में खुली आवाजाही की स्वतंत्रता का पूरा समर्थन करते हुए किसी भी तरह के विवाद को अंतर्राष्ट्रीय नियम कायदों के ढांचे में बातचीत से निपटाने की बात कही है। दूसरी न्यूज़ है साल में 4 बार हो सकती है जेईई मेंस परीक्षा। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने छात्रों से चर्चा कर बताया है कि जेईई मेंस की परीक्षाओं को वर्ष 2021 में 4 बार तक कराने की संभावनाओं को परखा जा रहा है। इसे लेकर सभी पक्षों से राय ली जा रही है। जल्द ही इसकी जानकारी दी जाएगी। यदि ऐसा होता है तो पहली परीक्षा फरवरी के अंत में होगी, बाकी 3 परीक्षाएं मार्च, अप्रैल और मई में कराई जाएंगी। हर बार इन परीक्षाओं के लिए 3 से 4 दिन का समय मिलेगा। फिलहाल जेईई मेंस की परीक्षा अभी साल में 2 बार होती है। नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज हमारा इंटरनेशनल पेज। इंटरनेशनल पेज में एक न्यूज़ है, वो न्यूज़ है कि चुनाव नतीजों के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे राष्ट्रपति ट्रंप। जैसा कि आप लोग को पता होगा कि जो ट्रंप है वो हार मानने को तैयार नहीं है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव नतीजों के खिलाफ अब सुप्रीम कोर्ट चले गए हैं। उन्होंने चुनाव में धांधली के आरोप लगाए हैं। ट्रंप ने गत 3 नवंबर को हुए राष्ट्रपति चुनाव में अभी तक डेमोक्रेट उम्मीदवार जो बाइडेन के हाथों अपनी हार नहीं मानी है। ट्रंप की टीम चुनाव नतीजों को चुनौती देने के लिए कई प्रांतों की अदालतों का दरवाजा भी खटखटा चुकी है, लेकिन निराशा ही हाथ लगी है। नेक्स्ट पेज है बिजनेस पेज। बिजनेस पेज में 2 न्यूज़ हैं। पहली न्यूज़ है 5G सेवा की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम नीलामी जल्द, और दूसरी न्यूज़ है वॉलमार्ट भारत में $10 अरब सालाना निर्यात करेगी। पहली न्यूज़ से शुरू करते हैं। 5G सेवा की शुरुआत करने के लिए स्पेक्ट्रम की नीलामी के दिन बहुत दूर नहीं है। इंडिया मोबाइल कांग्रेस 2020 में भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण यानी ट्राई के सचिव SK गुप्ता ने कहा कि ट्राई की तरफ से स्पेक्ट्रम नीलामी की सिफारिश पहले ही की जा चुकी है और यह सिफारिश टेलीकॉम विभाग के पास विचाराधीन है। उन्होंने कहा कि जल्द ही स्पेक्ट्रम की नीलामी शुरू हो सकती है। उन्होंने यह भी कहा है कि स्पेक्ट्रम नीलामी की कीमत बाजार की उम्मीदों के अनुरूप होगी। टेलीकॉम कंपनियां इस बात को लेकर आशंका जाहिर कर चुकी हैं कि स्पेक्ट्रम नीलामी की कीमत अधिक होने पर उनके लिए नीलामी में हिस्सा लेना व्यवहारिक नहीं होगा। दूसरी न्यूज़ है वॉलमार्ट भारत में $10 अरब का सालाना निर्यात करेगी। अमेरिकी रिटेल दिग्गज वॉलमार्ट ने कहा है कि वह भारत से होने वाले अपने निर्यात में अगले साल 7 वर्षों के दौरान 3 गुना बढ़ोतरी करेगी। इसके तहत वर्ष 2027 तक सालाना $10 अरब करीब 75,000 करोड़ रुपए मूल्य के भारत निर्मित उत्पादों का निर्यात करेगी। भारत को वैश्विक बाजारों के लिए मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में विकसित करने की सरकार की नीति के समर्थन में वॉलमार्ट ने यह घोषणा की है। यह लक्ष्य पाने के लिए कंपनी भारतीय बाजार से उत्पादों की खरीद के कार्यक्रमों को भी गति देगी। निर्यात के संपूर्ण लक्ष्य की सोर्सिंग कंपनी घरेलू बाजार से ही करेगी। तो ये बिजनेस पेज की 2 न्यूज़ थी। अब नेक्स्ट पेज है हमारा एडिटोरियल पेज। एडिटोरियल पेज में 3 आर्टिकल हैं। पहला आर्टिकल है कृषि का कायाकल्प करने वाला कानून। मोदी सरकार के तीनों कृषि कानून यदि उचित रूप से लागू हुए तो इनमें भारतीय कृषि और किसानों की काया पलट करने की पूरी क्षमता है। इसी पर लिखा गया आर्टिकल, और यह आर्टिकल लिखा है कृषि अर्थशास्त्री और इंक्रियर में इन्फोसिस चेयर प्रोफेसर फॉर एग्रीकल्चर अशोक गुलाटी द्वारा।
दूसरा आर्टिकल है जम्मू कश्मीर में बदलाव की नई बयार। डीडीसी चुनावों का वास्तविक संदेश, राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया का आगाज और उसमें व्यापक जन भागीदारी होगा, इसी पर लिखा गया है आर्टिकल। और यह आर्टिकल लिखा है जम्मू केंद्रीय विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रसाल सिंह द्वारा। तीसरा आर्टिकल है असहिष्णुता की हद, पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए जेपी नड्डा के काफिले पर जो हमला हुआ है उसी पर लिखा गया है ये आर्टिकल। तो पहले आर्टिकल से शुरू करते हैं। कृषि क्षेत्र में सुधार के लिए मोदी सरकार के नए कानूनों का किसानों के एक वर्ग द्वारा तीखा विरोध जारी है। इन किसानों के मन में शंका है कि नए कृषि कानूनों से उनकी आमदनी खतरे में पड़ सकती है। यह स्थिति तब है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भरोसा दिला चुके हैं कि न तो न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी व्यवस्था समाप्त होने जा रही है और न ही मंडी व्यवस्था। इसमें किसानों को आश्वस्त होना चाहिए, लेकिन वे उल्टे आक्रोशित हो रहे हैं। कुछ राजनीतिक दल इन किसानों का भ्रम और बढ़ा रहे हैं। इसी तरह कृषि उत्पादन और विपणन समिति यानी एपीएमसी से जुड़े कानून में संशोधन भी समय की मांग है। आप देश की किसी भी मंडी में जाकर देख सकते हैं कि कैसे पल भर में किसानों की उपज का मनमाने दामों पर सौदा हो जाता है। इससे कमीशन एजेंटों को तो बढ़िया फायदा मिल जाता है, लेकिन किसान अपेक्षित लाभ से वंचित रह जाते हैं। ऐसे में एमएसपी कानून में सुधार से किसानों के लिए आवश्यक विकल्पों का बढ़ना तय है और इससे खरीदारों के बीच प्रतिस्पर्धा भी बढ़ेगी। इसी तरह अनुबंध खेती से जुड़े कानून भी किसानों को राहत पहुंचाएंगे। इसके बावजूद इन कानूनों का विरोध समझ से परे है। इस विरोध से ही एक स्पष्ट रुझान भी दिख रहा है कि यह मुख्य रूप से पंजाब के किसानों द्वारा किया जा रहा है। इसकी पड़ताल करें तो यही पाएंगे कि पंजाब में एफसीआई बड़े पैमाने पर खरीद करता है। ऐसे में वहां के किसानों को लगता है कि मंडी व्यवस्था उनके लिए पूरी तरह उपयुक्त है। प्रदर्शनकारी किसान जिस एमएसपी को लेकर अड़े हैं वह व्यवस्था भी 1965 के दौर में तब की गई थी जब देश में खाद्यान्न के मोर्चे पर खस्ता हाल था। आज स्थिति ऐसी है कि उत्पादित खाद्यान्न के भंडारण के लिए पर्याप्त स्थान का अभाव है। स्पष्ट है कि हम अतीत की नीतियों के जरिए नहीं चल सकते। सरकार ने सुधारों की दिशा में कदम अवश्य बढ़ाए हैं, लेकिन कुछ कमियां छोड़ दी हैं। जैसे कुछ वस्तुओं की कीमतों में 50 से 100% बढ़ोतरी की स्थिति में आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू करने का प्रावधान शेष है। वास्तव में कृषि क्षेत्र में ऐसे सुधारों की प्रतीक्षा तो लंबे समय से की जा रही थी, लेकिन मसला संवेदनशील होने के कारण कोई सरकार उन्हें आगे नहीं बढ़ा पाई। प्रधानमंत्री मोदी ने साहसिक फैसला लेने की अपनी विशिष्ट शैली में इन सुधारों पर कदम बढ़ाए हैं। उनकी सरकार पर जल्दबाजी में ये कानून बनाने का आरोप भी सही नहीं है, क्योंकि इन सुधारों पर विमर्श की शुरुआत हुई वर्ष 2003 में वाजपेयी सरकार के समय से ही शुरू हो गई थी। कांग्रेस के नेतृत्व वाले सप्रसंग की सरकार में भी इन पर यदाकदा चर्चा होती रही। यहाँ तक कि वर्ष 2019 के आम चुनाव में कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में इन मांगों का उल्लेख अपने घोषणा पत्र में भी किया था और वह इसका विरोध कर रही है। मोदी सरकार ने अभी तक दृढ़ता से इन सुधारों का समर्थन किया है। उसे किसानों द्वारा बनाए जा रहे दबाव के आगे नहीं झुकना चाहिए। यदि मोदी ऐसी किसी दबाव के चलते कृषि सुधारों पर कदम पीछे खींचते हैं तो भविष्य में किसी भी सरकार के लिए इन सुधारों पर कदम आगे बढ़ाना असंभव नहीं होगा, बेहद मुश्किल जरूर होगा। नेक्स्ट आर्टिकल है जम्मू कश्मीर में बदलाव की नई बयार। लोकतांत्रिक प्रक्रिया में सभी नागरिकों की विश्वास बहाली और भागीदारी सुनिश्चित करना किसी भी राज्य का प्रमुख कर्तव्य है और यही उसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है। जम्मू कश्मीर आज इस कर्तव्य को पूरा करने की चुनौती स्वीकार करने की दिशा में अग्रसर है। इसलिए वहां त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था के महत्वपूर्ण और सबसे बड़े सोपान जिला विकास परिषद के चुनाव पहली बार कराए जा रहे हैं। ये चुनाव 22 दिसंबर को संपन्न हुए। उल्लेखनीय है कि केंद्र सरकार ने अक्टूबर में पंचायती राज से संबंधित 73वें संविधान संशोधन को जम्मू कश्मीर में पूरी तरह लागू किया था। पहले गुपकार गठजोड़ चुनाव में भागीदारी को लेकर असमंजस में था और चुनाव बहिष्कार की योजना बना रहा था, किंतु बाद में उसे लगा कि कहीं बहिष्कार करके वह भी अलगाववादी हुर्रियत कॉन्फ्रेंस की तरह अलग थलग पड़कर अप्रासंगिक ना हो जाए और राजनीतिक स्पेस को नए खिलाड़ी ना घेर ले। इसलिए वे गठबंधन बनाकर पूरी मजबूती से यह चुनाव लड़ रहे हैं और इन चुनावों के परिणामों के माध्यम से कोई बड़ा सियासी संदेश देने की फिराक में है।
हालांकि इन चुनाव का वास्तविक और सबसे बड़ा संदेश राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली है और उसमें व्यापक जन भागीदारी ही होगा। तमाम धमकियों को धता बताते हुए न सिर्फ भारी संख्या में प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं, बल्कि मतदाता भी पिछले चुनाव से कहीं ज्यादा मतदान कर रहे हैं। जनता के इस मूड को भांप कर ही गुपकार गठबंधन को चुनाव लड़ने के लिए मजबूर होना पड़ा, किंतु जिन मंसूबों के तहत यह अवसरवादी, अपवित्र और बेमेल गठजोड़ चुनाव लड़ रहा है, वे इस चुनाव से पूरे नहीं होंगे, क्योंकि उनके परिणाम से ज़्यादा महत्वपूर्ण इस प्रक्रिया में जनता की भागीदारी और इसका समयबद्ध, शांतिपूर्ण और निष्पक्ष ढंग से संपन्न होना है। इसमें दो राय नहीं कि राज्य में लोकतांत्रिक प्रक्रिया शुरू हो जाने और शांति बहाल हो जाने के बाद पूंजी निवेश और विकास की संभावनाएं जागी हैं। इसी दिशा में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने चलो गांव की ओर और माई सिटी माई प्राइस जैसे कार्यक्रमों की शुरुआत करके प्रशासन को जनता से जोड़ने और उसे संवेदनशील बनाने की पहल की है। डीडीसी चुनाव लोकतांत्रिक प्रक्रिया की बहाली की दिशा में उठाया गया निर्णायक कदम है। उल्लेखनीय है कि जम्मू कश्मीर की राज्य विधानसभा में क्षेत्रीय असंतुलन बना रहा है, इसलिए चुनाव आयोग विधानसभा चुनाव कराने से पहले वहां विधानसभा क्षेत्रों का परिसीमन करा रहा है। यह परिसीमन कार्य अगले वर्ष तक पूरा होने की संभावना है। परिसीमन प्रक्रिया के पूर्ण हो जाने के बाद लोकतांत्रिक व्यवस्था और विकास प्रक्रिया में सभी क्षेत्रों और समुदायों का समुचित प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित हो सकेगी। शासन प्रशासन की कश्मीर केंद्रीय नीति भी संतुलित हो सकेगी और अन्य क्षेत्रों के साथ होने वाले भेदभाव और अपेक्षा की भी समाप्ति हो जाएगी। ये सारी कोशिशें जम्मू कश्मीर को न सिर्फ आपस में जोड़ने बल्कि उसे शेष भारत और विकास की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रतिफलन है। नेक्स्ट आर्टिकल है असहिष्णुता की हद। पश्चिम बंगाल के दौरे पर गए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा के काफिले पर हमला राजनीतिक हिंसा और असहिष्णुता की पराकाष्ठा ही है। शर्मनाक यह है कि यह हमला पुलिस की उपस्थिति में हुआ। आखिर भाजपा इन नतीजों पर क्यों न पहुंचे कि ऐसे हमले सत्तारूढ़ राजनीतिक दल की सह पर हो रहे हैं। यह सवाल इसलिए क्योंकि नड्डा के काफिले में शामिल सभी भाजपा नेताओं की गाड़ियों पर पथराव किया गया और इसे रोका नहीं जा सका। इसका मतलब है कि भाजपा अध्यक्ष कार्यक्रम की पूर्व सूचना होने के बावजूद सुरक्षा के प्रबंध करने में ढिलाई का परिचय दिया गया। यह तो गनीमत रही कि जेपी नड्डा बुलेट प्रूफ वाहन से यात्रा कर रहे थे, अन्यथा उनके लिए वैसा ही जोखिम पैदा हो जाता जैसे भाजपा के अन्य नेताओं के लिए हुआ। बंगाल में राजनीतिक हिंसा नहीं है, लेकिन यह खतरनाक है कि परिवर्तन लाने की बात करने वाली ममता सरकार में वह उसी स्तर को छूती हुई दिख रही है जैसी वाम दलों के शासन के समय दिखती थी। स्पष्ट है कि बंगाल का राजनीतिक रूप से पतन हो रहा है। तो ये एडिटोरियल पेज के 3 आर्टिकल थे। अब नेक्स्ट पेज पर आते हैं। नेक्स्ट पेज है स्पोर्ट्स पेज। स्पोर्ट्स पेज में एक न्यूज़ है, सिर्फ 2 शीर्ष हो गए यहाँ पर। शीर्ष 2 पर कोहली और रोहित का कब्जा। भारत के कप्तान विराट कोहली और सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा ने आईसीसी वनडे रैंकिंग में शीर्ष 2 स्थान पर स्थान कायम रखा है। वहीं गेंदबाजों में जसप्रीत बुमराह तीसरे स्थान पर हैं। कोहली ने ऑस्ट्रेलिया के साथ हाल ही में खत्म हुए 3 मैचों की वनडे सीरीज में 2 अर्धशतक जमाए थे। इस सीरीज में भारत को 1-2 से शिकस्त मिली थी। मांसपेशियों के खिंचाव के कारण सीमित ओवरों की सीरीज से दूर रहने वाले रोहित नंबर 2 पर कायम है। वह तीसरे नंबर पर कायम पाकिस्तान के बाबर आजम से 5 अंक आगे हैं। वनडे सीरीज के पहले मैच में 90 और तीसरे मैच में 92 रनों की नाबाद पारी खेलने वाले हार्दिक पांड्या ने पहली बार शीर्ष 50 में जगह बनाई है। वह 553 अंकों के साथ 49वें स्थान पर कायम है। तो ये स्पोर्ट्स पेज की एक न्यूज़ थी। ये आज का यानी 11 दिसंबर 2020 का दैनिक जागरण का राष्ट्रीय संस्करण था। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।